Good afternoon, dear students. Today we are going to start chapter 4th with the title From the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. This chapter is a part of Anne Frank's diary. Here she tells us about the early days of her life. She says that she decided to start writing a diary because she did not have a friend. Yes, my dear students, here you can see the picture of Anne Frank. Anne Frank started to writing a diary just इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रेंड इन हर लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ में उसको लगा कि कोई फ्रेंड उसका नहीं है. शी वांटेड टू शेयर हर फीलिंग विद समवन हु हैड स्पेशल इम्पोर्टेंस इन हर लाइफ. सो शी सेलेक्टेड फॉर दिस पर्पज़ ए डायरी. यानी वो एक अच्छा फ्रेंड जो अपने लाइफ में चाहती थी, लेकिन उसको नहीं मिला जिसके साथ वो अपने व्यूज़ को, अपनी फीलिंग्स को जो है शेयर कर पाए. तो ऐसे में उस कमी को पूरा करने के लिए शी चोज ए डायरी जस्ट लाइक ए फेथफुल फ्रेंड. यानी एक अच्छे मित्र के तौर पे उसने एक डायरी को सिलेक्ट किया और फिर उसमें अपने व्यूज़, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको उसने शेयर करना जो है शुरू किया. बिफोर यू रीड, यानी कि लेसन को स्टार्ट करने से पहले हियर वी विल फाइंड आउट समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द लाइफ ऑफ एने फ्रैंक. यानी उसकी जो बेसिक जो लाइफ स्टोरी थी, कहाँ से कौन थी वो, किस तरह से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो उसके बारे में डिटेल जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं. फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक रिटन बाय एने फ्रैंक. यानी कि जो भी ये लेसन हम पढ़ेंगे इट इज़ ए पार्ट ऑफ हर डायरी. यानी कि एने फ्रैंक की जो डायरी थी जिसमें उसने अपने डेली रूटीन की जो भी बातें लिखी थी, जो भी उसके साथ उस टाइम हुआ था, तो उसी का एक हिस्सा है जिसको हम लेसन के तौर पे, एक पार्ट के तौर पे यहाँ पे पढ़ेंगे. लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ द बेसिक स्टोरी ऑफ एने फ्रैंक्स लाइफ. यानी उसके जीवन की क्या कहानी है, कहाँ से बिलोंग करती थी, क्या कुछ हुआ था जिसके चलते वो इतनी मजबूर हुई, या कुछ ऐसा उसके साथ हुआ कि उसने एक डायरी में लिखना जो है उस टाइम ज़रूरी समझा. किसी और को उसने इस लायक नहीं पाया अपनी लाइफ में जिसके साथ वो अपने सुख और दुख को जो है शेयर कर पाती. एनलिस मैरी एने फ्रैंक, 12th June 1929 to February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Yes, my dear student, this is the story जस्ट रिलेटेड टू द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. यानी दूसरा जो विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की एक कहानी है जिसमें कि एनलिस मैरी, यानी कि एने फ्रैंक जो इसका शॉर्ट नेम था, उसको यहाँ पे एक एज ए सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी लिया गया है, जिसका जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ था और उसके बाद फरवरी और मार्च 1945 के दौरान जो है इनकी डेथ हो गई थी. एक्चुअली में सी वॉज ए जर्मन, यानी कि जर्मन गर्ल वो थी, बोर्न जेविस गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली. सी वॉज ए जर्मन बोर्न जेविस गर्ल, यानी जर्मनी में वो रहती थी, जर्मनी में उसका जन्म हुआ था, लेकिन जेविस गर्ल थी कि यहूदी परिवार से जो है वो जुड़ी हुई थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली. और जो ये स्टोरी जो उसने लिखी है, जो अपने डायरी में जो लिखा है, ये उस टाइम लिखा है जब वो अपने पूरे परिवार के साथ जो अपने आप को हाइड किए हुए थे, छिपाया हुआ था उन्होंने अपने आप को. एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, साथ में उसके जो 4 फ्रेंड भी थे, एम्स्टर्डम नाम की जगह पे ये सारे छिपे हुए थे. ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, जिस दौरान जर्मनी जो है वो नीदरलैंड के ऊपर जो है अपना कब्जा किए हुए था. उस टाइम जो हिटलर वहाँ पे जो है राज कर रहा था, तो हिटलर ने जर्मनी के अंदर जितने भी जेविस जो पीपल थे, यहूदी जो लोग थे, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे. उनको ज़बरदस्ती कैंपों में रखा गया था और उनसे ऐसा काम लिया जाता था जिसके चलते काम करते करते उनकी लगभग डेथ हो जाती थी. तो ऐसे हालात में जो फैमिली ऑफ एने फ्रैंक थी, यानी एने फ्रैंक का जो पूरा परिवार था, उन्होंने अपने आप को छिपाने की कोशिश की और हिटलर के उन अत्याचारों से अपने आप को बचाने की कोशिश की.
तो इसका पूरा जो परिवार है यहाँ पे एने फ्रैंक का, उसकी मदर है, उसके जो फादर हैं, उसकी जो सिस्टर है, इवन उसके जो कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो लोकल फ्रेंड हैं, इन सब ने जो अपने आप को छिपाया था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, यानी इसका पूरा परिवार जो है एम्स्टर्डम नाम की जगह पे चला गया। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, यानी कि जैसे ही नाजी गेन पावर इन जर्मनी, नाजी यानी कि यहाँ पे जो हिटलर है जो जर्मनी में उस टाइम का जो एक बड़ा रूलर होता था, तो उसने सारे इलाके को जो अपने कब्जे में लिया। तो जैसे ही जो है नाजियों ने यहाँ पे अपना कब्जा जो है दिखाया, तो एने फ्रैंक का पूरा परिवार जो है वो एम्स्टर्डम चला गया। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, लेकिन वहाँ पे जाके फिर से उनको बहुत सारी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे जो जर्मन्स के जो अटैक थे हिटलर के रूप में जो है वो बढ़ते जा रहे थे। एज प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द जैविस पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे ही जैविस लोगों के साथ जो है मतलब अत्याचारों की घटनाएं जो है बढ़ी, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो इस पूरे परिवार ने क्या किया, जुलाई 1942 को हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक, यानी उसके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था, जो कि एक बिल्डिंग में काम करते थे, एक व्यापारिक बिल्डिंग ये थी। तो उसके ऑफिस में जाके जुलाई 1992 को एने फ्रैंक और उसके पूरे परिवार ने अपने आप को हाइड कर लिया, मतलब छिपा लिया जर्मन से, हिटलर से। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, यानी 2 साल तक वो कंटिन्यू वहाँ पे छिपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैम्प, लेकिन बाद में जैसे ही मतलब जो जर्मन्स हैं, जो हिटलर की जो सेना है, जैसे ही उनको पता लगा उनके वहाँ पे छिपे होने का, तो उन्होंने उनको ढूंढ निकाला एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप, और उनको जो है उन्हीं कैंपों में भेज दिया जहाँ पे उनसे बहुत बड़े लेवल पे जो है काम लिया जाता था। वेयर एने डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, जहाँ पे एने फ्रैंक की भी डेथ हो गई टाइफस के कारण, इट इज़ नेम ऑफ ए डिजीज़। Bergen Belsen within days of her sister Margaret Frank, her father Otto, the only survivor of the group. That means उसकी जो सिस्टर थी, उसकी जो मदर थी, इवन एने फ्रैंक खुद जो थी, तीनों की वहाँ पे डेथ हो गई उस कंसंट्रेशन कैंप में। सिर्फ मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी इसकी बहन थी मार्गोट फ्रैंक, वो भी मर गई, उसकी मदर भी उसको छोड़ के चली गई और वो खुद भी चली गई। तो यहाँ पे सिर्फ उसके जो पिता हैं ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी इस पूरे ग्रुप में उसके पिता ही बच पाए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वो वापस एम्स्टर्डम जो है लौट आए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उनको बाद में पता लगा कि उसकी जो डायरी थी वो उसके हाथों लग गई थी उसके पिता के, यानी जिस दौरान 2 साल वो अपने आप को छिपाए हुए थे, तो उसी दौरान जो एने फ्रैंक ने डायरी को लिखना स्टार्ट किया और उसमें वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जो वो उस टाइम महसूस कर रही थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, तो जैसे ही फादर ने अपने इस बेटी के रिकॉर्ड को पाया कि डायरी के तौर पे, कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, तो पिता ने सोचा कि एक सबसे हटके रिकॉर्ड था, एक बहुत ही रियलिटी बेस्ड रिकॉर्ड था जो उसकी बेटी ने जो है तैयार किया था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, तो पिता ने सोचा क्यों ना इसको पब्लिश किया जाए, क्यों ना इसको पब्लिकली जो है शेयर किया जाए इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो उसी के बाद उस डायरी को उसके फादर ने जो है एक इंग्लिश टाइटल दे के द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से पब्लिश करवा दिया, छपवा दिया किताब के तौर पे। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये जो डायरी जो उसने अपने फ्रेंड के तौर पे सिलेक्ट की थी, उसके 13th बर्थडे यानी 13वें जन्मदिन पे उसको जो है दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1940 until its final entry of 1st अगस्त 1944, और इस तरह से इसमें जो अपने लाइफ के इवेंट्स उसने डाले थे वो 12 जून 1942 से स्टार्ट हुए थे, और लगभग जो लास्ट एंट्री इस डायरी में हमें देखने को मिलेगी वो 1 अगस्त 1944 की है, यानी 12 जून 1942 से स्टार्ट करके जो आखिरी एक्सपीरियंस उसने शेयर किया वो 1 अगस्त 1944 को था। It was eventually translated from its original Dutch into many languages,
वैसे तो ये डच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसका कन्वर्जन जो है बहुत सी लोकल भाषाओं में किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एने फ्रैंक्स डायरी, जैसे ही वो पब्लिश हुई, जैसे भी किताब के रूप में छाप दी गई, तो मोस्ट वाइडली रीड बुक, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है वो बनी थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सीवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, और उस कहानी के ऊपर बहुत सारी फिल्में और नाटक और जो भी मतलब स्टेज परफॉर्मेंस जो उस टाइम होती थी वो जो है उसको बेस बना के जो है तैयार की गई। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और यहाँ तक कि जो नाटक जो स्टेज पे शो किए जाते थे वो भी जो है उस डायरी से प्रेरित होकर जो है काफ़ी बनाए गए उस टाइम। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए नेचर mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under the Nazi occupation. Described as the work of a mature and insightful mind, क्योंकि वो जो डायरी थी वो एक मेच्योर, यानी कि जो एने फ्रैंक थी फुली मेच्योर थी वो उस टाइम, एंड इनसाइटफुल माइंड, और काफ़ी सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर थी। तो उस कैरेक्टर का ये काम था, प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो जो नाजियों का जो अटैक हुआ था उस दौरान किस तरह का जीवन जो है वहाँ पे जेविस जो पीपल थे वो जी रहे थे, उसका एक रियल पिक्चर जो है यहाँ पे शो की गई थी एने फ्रैंक के द्वारा अपनी इस डायरी में। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो इस तरह से जो एने फ्रैंक थी वो सबसे रिनोड एंड डिस्कस की जाने वाली कैरेक्टर थी उस टाइम की ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स का अर्थ है वो लोग जो कि जेविस थे और जिन्होंने हिटलर के अत्याचारों को जो अपने ऊपर सहा था। तो उन सब के बीच में एने फ्रैंक जो थी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, सबसे ज़्यादा रिनोड यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने अर्न की थी, और एक रियलिटी बेस्ड जो एक्सपीरियंस था वो लोगों तक उसने पहुंचाया था कि आखिर किस तरह से जो जेविस के ऊपर जो अटैक किया गया था नाजीज के द्वारा, तो ऐसे में उसने क्या महसूस किया था और किस तरह से अपने दुख अपने दर्द को जो है झेलते हुए जो है उसने वो 2 साल जो है एक पार्टिकुलर हाइडिंग प्लेस के अंदर जो है विधि हर फैमिली जो है उसने बिताए थे।